ओके, तो आप लोगों को ये पिक्चर शो हो रही है, ठीक है। दिस इज हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल, ठीक है। मेट में हेमेटोपोइसिस जो भी है हमारे पास, जो भी सेल लीनिएज फॉर्म होता है उसके बारे में जो है वो आपके पास मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल है उसके अंदर मेन हमारे पास दो हैं, दैट इज व्हाट, एक माइलॉइड लीनिएज है एंड दैट द अदर इज द लिम्फोइड लीनिएज, ठीक है। माइलॉइड लिनीज में माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स हैं विद द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो उसके सब डिवीजन में आती है। और लिम्फोइड के अंदर हमारे पास मेनली दो ही सेल्स के सब डिवीजन आ रही होती हैं, दैट इज द टी सेल एंड बी सेल, ठीक है। यहाँ पे एनके सेल्स भी काउंट होते हैं, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखना है कि जो लिम्फोइड लिनेज है, दे हैव द हेल्पर टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, ठीक है, बी सेल्स और एनके सेल्स, ठीक है। और जो हेमाटोपोइटिक लिनिएज है, जो सॉरी माइलॉइड लिनिएज है, इसके अंदर हमारे पास ये न्यूट्रोफिल्स, जीनोफिल्स, बेसोफिल्स, ठीक है, प्लेटलेट्स और ये रेड ब्लड सेल्स जो हैं ये सारे बनते हैं। अब इसमें एमसीक्यूज आते हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज क्या आते हैं हमारे पास के अगर मैं ये बात करूं कि जो हमारे पास ये प्लेटलेट और मैक्रोफेजेस की अगर मैं बात करूं, प्लेटलेट्स की बात करूं, तो जो हमारे पास ये वाला पॉइंट है, ये वाले पॉइंट है, ये जब ये बोन मैरो में होते हैं, ठीक है। ये वाला वो पॉइंट है जब ये बोन मैरो में होता है, ठीक है। और जो मेगा कैरियोसाइट है, ये सबसे सबसे लार्जेस्ट सेल है इन जो इन बोन मैरो, ठीक है। जो मेगा कैरियोसाइट है, दैट इज द लार्जेस्ट इन द बोन मैरो, ठीक है। उसके बाद जो है ये प्लेटलेट फॉर्म में ब्लड में आता है, ठीक है। अगर मैं ब्लड की बात करूं तो उसमें ये प्लेटलेट्स होते हैं। आवाज, अच्छा, 1 मिनट मुझे दीजिएगा। ठीक है, आवाज मुझे बताइएगा, वो कुछ कह रहे हैं, इट्स फाइन, ओके फाइन, ठीक ठीक है। है बस। ओके, कंटिन्यू कर रही हूँ। तो मेगा कैरियोसाइट्स जो हैं ये ब्लड, अगर मैं बात करूँ बोन मैरो में, तो ये लार्जेस्ट है, जिसके जो प्रोडक्ट है प्लेटलेट्स, ये ब्लड में होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास ये रेड ब्लड सेल्स हैं, ये भी इसके जो प्रोजेनिटर सेल्स हैं ये बोन मैरो के अंदर है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास एक आता है मैक्रोफेजेस और मोनोसाइट, ठीक है। ये जो आप ये ऊपर की तरफ देख रहे हैं मोनोसाइट हो गया और मैक्रोफेजेस हो गया। इसके अंदर क्या हमारे पास ऑप्शन है कि जो मोनोसाइट हैं ये होते हैं ब्लड में, ठीक है। मोनोसाइट्स याद रखना है, ये होते हैं ब्लड में, ठीक है। मोनोसाइट्स किधर होते हैं, ब्लड में। और जो ये मैक्रोफेजेस होते हैं ये होते हैं टिश्यूज में, ठीक है। मैक्रोफेजेस टिश्यूज में जाके अपना एक्शन रोल प्ले करता है, और ये क्या होता है, ये फेगोसिटिक इफेक्ट रखता है। मैक्रोफेज क्या होता है, फेगोसिटिक इफेक्ट रखता है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। और मोनोसाइट जो हैं ये ब्लड में होते हैं, ठीक है। और ये ब्लड में जो है, अगर लार्जेस्ट की बात करें तो मोनोसाइट होते हैं ब्लड में लार्जेस्ट, ठीक है। तो बोन मैरो में लार्जेस्ट कौन से हुए, जी, मेगा कैरियोसाइट्स। ठीक है। और ब्लड में लार्जेस्ट कौन से हुए, ठीक, प्लेटलेट्स। मोनोसाइट्स। और टिश्यूज में लार्जेस्ट कौन से हुए, मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस। मैंने अलो नहीं करना, बस लिंक को ज्वाइन करें, वो अपना जूम पे ऑनलाइन आए और लिंक को ज्वाइन कर लें, ईमेल वगैरह अपनी लगाएं जूम पे, उनको गाइड कर दें प्लीज। अच्छा, ठीक है। टिश्यूज में लार्जेस्ट हो गए मैक्रोफेजेस, ठीक है। फिर इसके बाद आता है लीस्ट सेल इन द बॉडी। तो लीस्ट सेल याद रखना है, जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल हैं ये लीस्ट होते हैं, और उसके बाद जो है वो बेसोफिल्स आते हैं, ठीक है। तो लीस्ट सेल इन द बॉडी, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स एंड देन बेसोफिल्स, ये दोनों चीजें याद रखनी है, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो बाकी सारे पॉइंट्स जो है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है।
तो उसमें ये एमसीक्यूज याद रखने हैं। फिर बार दफा हमारे पास एमसीक्यूज आता है कि एक पर्सन है, वो हमारे पास आया है, उसकी जो है वो सेल लीनिएज लाइक न्यूट्रोफिल, जीनोफिल, बेसोफिल, ठीक है, ये सारे अफेक्टेड है, लेकिन उसके टी सेल्स नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन उसके टी सेल्स या बी सेल नॉर्मल है। तो क्यों नॉर्मल है? ठीक है, अब आपको पता है कि जो माइलॉइड लीनिएज है उसमें ये सब सेल्स हैं, जो लिम्फोइड लीनिएज है उसमें ये सब सेल्स हैं। तो अगर कोई ऐसा एमसीक्यूज आ रहा है जिसके अंदर वो ये कह रहा है कि ये वाली सेल लीनिएज खराब है लेकिन ये ठीक है, ये क्यों ठीक है? क्योंकि इसका जो प्रिकर्सर सेल है वो बिल्कुल इससे डिफरेंट है, ठीक है, इसका प्रिकर्सर सेल माइलॉइड लीनिएज का और है, लिम्फोइड लीनिएज का प्रिकर्सर सेल और है। तो जाहिर है जब अगर माइलॉइड लीनिएज के सेल खराब होते जा रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि टी सेल इसलिए प्रोटेक्टेड है क्योंकि वो लिम्फोइड लीनिएज से है, ठीक है। जी वेरी गुड डॉक्टर फाइजर, थैंक यू। अच्छा, बस एक मिनट मुझे दीजिएगा, मैं, अच्छा ये समझ आ गई यहाँ से आप। अब हम नेक्स्ट चीज कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। बस 2 मिनट मुझे दीजिएगा, 1 मिनट में कंटिन्यू करती हूँ। हाँ जी। अच्छा, तो जब हमने हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स या लीनिएज देख लिया, इसके बाद हमने देखना है कि जो रेड सेल्स हैं उसके फॉर्मेशन की कुछ स्टेजेस होती हैं, लाइक उसके स्टेजेस के एमसीक्यूज भी आते हैं कि किस स्टेज में हमारी जो है वो हीमोग्लोबिन फॉर्म्ड हो जाती है, किसमें उसकी कंसंट्रेशन पूरी हो जाती है, किसमें जो है वो उसके अंदर जो है वो, ठीक है। तो उसमें क्या है कि हमने जो है वो सारी लीनिएज में देखना है कि हीमोग्लोबिन का क्या फॉर्मेशन है। अभी आप पिक्चर जो है वो आपसे मैं शेयर कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इस पिक्चर के मुताबिक क्या है? अब इस पिक्चर के मुताबिक क्या है कि आप देख रहे हैं कि एक स्टेम सेल है जिसमें प्रो इरिथ्रोब्लास्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, अर्ली एंड लेट इरिथ्रोब्लास्ट, नॉर्मोब्लास्ट,
रेटिक काउंट एंड एरिथ्रोसाइट, ठीक है। तो आवाज का मुझे बताइएगा, फिर आवाज का मैसेज आया अभी। ठीक है, ओके, सही है। अच्छा, तो क्या है कि हमने अर्ली प्रो अरिथ्रोब्लास्ट, लेट अरिथ्रोब्लास्ट और नॉर्मोब्लास्ट वगैरह हमने देखे होते हैं इसमें। ठीक है, अब इसकी एमसीक्यू कैसे करते हैं। जो हमारे पास ये आवाज तो ठीक आ रही है, बीच बीच में रुकती है, सिग्नल का सिग्नल में भी बाकी साइड पे तो ठीक है अभी। अच्छा, इसके बाद क्या है कि हम क्या देखते हैं, ये प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। जब भी हमारे पास एमसीक्यूज आता है फॉर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए हम प्रो एरिथ्रोब्लास्ट को प्रेफर करते हैं ओवर अर्ली एरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि अर्ली में आके राइबोसोम सिंथेसिस होने लग गई है, ठीक है। तो जो प्रोइथ्रोब्लास्ट है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन सिंथेसिस हो रही होती है, ठीक है। ओके, उसके बाद जो है वो हमारे पास जो है वो आ जाता है अर्ली एरिथ्रोब्लास्ट। अगर हमारे पास ऑप्शन हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में प्रो एरिथ्रोब्लास्ट की ना हो, तो हम अर्ली एरिथ्रोब्लास्ट को प्रेफर करते हैं, ठीक है। कुछ जगहों पे जैसे कि रफी में ये मिस्टेक है, दे से के अर्ली एरिथ्रोब्लास्ट में हीमोग्लोबिन सिंथेसिस होती है, ठीक है, होती दोनों में ही है, लेकिन मेनली जो है वो प्रो से जो है वो शुरू हो जाती है, दैट इज द कमिटेड सेल। और इसके अंदर जो है वो हीमोग्लोबिन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। अर्ली में भी ये प्रोसेस होता रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जो ये आ जाता है लेट एरिथ्रोब्लास्ट, जो इसने लिखा हुआ है, इसके अंदर क्या होगा कि इसमें जो है वो हम ये अर्ली और लेट एरिथ्रोब्लास्ट को एक ही स्टेज में कंसिडर कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास नॉर्मोब्लास्ट आ जाता है, जिसके अंदर इंटरमीडिएट और लेट जो है वो नॉर्मोब्लास्ट आ जाता है, ठीक है। अब जो इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट है, इसमें हीमोग्लोबिन पहले अपेयर होती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन अपेयर होती है फर्स्ट टाइम इन दिस इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि जब अगर वो बात करें कि हीमोग्लोबिन सिंथेसिस कहाँ होती है, दैट इज द प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है। राइबोसोम की सिंथेसिस का पूछे, दैट इज द अर्ली एरिथ्रोब्लास्ट। लेकिन हीमोग्लोबिन फर्स्ट अपीयर कहाँ पे होती है, पहली नजर किस में आने लगती है, हीमोग्लोबिन इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में। फिर क्या होता है कि हीमोग्लोबिन अब जो है वो आरबीसी न्यूक्लियाई जो है वो डिसअपेयर होने लग जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो मैक्सिमम प्रोडक्शन भी होती है, ठीक है। अब जो ये लेट नॉर्मोब्लास्ट होता है, इसके अंदर आरबीसी न्यूक्लियाई, तो अब ये जब ये हीमोग्लोबिन सिंथेसिस वगैरह हो गई है अब कंप्लीट, और हीमोग्लोबिन अपेयर हो गई है, अब क्या होना है, आरबीसी न्यूक्लियाई ने डिसअपेयर होना है इस लेट नॉर्मोब्लास्ट में, ठीक है। यहाँ पे वो न्यूक्लियाई डिसअपेयर हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि इसके अंदर जो है वो हीमोग्लोबिन की मैक्सिमम प्रोडक्शन भी होगी, ठीक है। फिर जो मैक्सिमम प्रोड्यूस हो गया है यहाँ पे हीमोग्लोबिन, तो रेटिक्यूलोसाइट में फर्दर जो है वो कंसंट्रेशन हीमोग्लोबिन की मैक्सिमम होगी। अब आप देखो कि जब भी कोई चीज प्रोड्यूस होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है, तो जाहिर है उसकी कंसंट्रेशन अगली स्टेज में हमें ज्यादा मिलेगी। तो ये इसी चीज को ही कंसिडर करना है कि जब एमसीक्यूज आए लेट नॉर्मोब्लास्ट का, तो उसके अंदर क्या है, आरबीसी न्यूक्लियाई डिसअपेयर हो गया, एक बात। दूसरी बात, उसके अंदर हीमोग्लोबिन जो है वो प्रोडक्शन मैक्सिमम है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर वो बात करता है रेटिक काउंट की, तो रेटिक्यूलोसाइट के अंदर मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन होती है। एंड देन द लेट स्टेज इज द एरिथ्रोसाइट, जो कि हमारे पास जो है वो ब्लड के अंदर होते हैं, ठीक है। तो ये इसी तरह ही एमसीक्यूज आते हैं विद द स्टेजेस, एंड इसी में ही आपके पास ये जितनी भी मैंने चीजें बताई हैं, ये एमसीक्यूज जो हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। नॉर्मोब्लास्ट के अंदर ये है कि एक इंटरमीडिएट है, एक लेट नॉर्मोब्लास्ट है। जो इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट है, इसमें हीमोग्लोबिन पहले अपेयर होती है, ठीक है, ये वाइट हो गया है अब यहाँ पे। hemoglobin first appear in the intermediate normoblast, but the आरबीसी न्यूक्लियाई जो है वो चला जाता है इन द व्हाट, आरबीसी न्यूक्लियाई डिसअपेयर हो जाता है लेट नॉर्मल, ठीक है। और उसके बाद जो हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन भी हो रही होती है, ये लेट में ही हो रही होती है।
और कंसंट्रेशन ज्यादा प्रोडक्शन हो रही होती है, और मैक्सिमम कंसंट्रेशन रेटिकुलोसाइट काउंट में हो जाती है, रेटिकुलोसाइट में। ठीक है, फाइन, इतना समझ आ गया। तो इसीलिए जब हीमोग्लोबिन की भी हमारे पास हिमोलिसिस होती है, तो हमारे पास क्या बढ़ जाता है, ये रेटिक काउंट बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये रेटिक काउंट इसीलिए बढ़ जाता है, जब हमारे पास हिमोलिसिस स्टार्ट होती है तो रेटिक काउंट हमारे पास ज्यादा होता है। ठीक है, ओके विद इट, यहाँ तक समझ आ गई। ओके, फिर आप लोग जानते हैं कि क्या है, हमारे पास एनीमियाज की टाइप्स हैं, दैट इज द वर्ड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जो कि हमारे पास माइक्रोसिटिक एनीमियाज में आता है, थैलेसीमिया जो कि हमारे पास माइक्रोसिटिक एनीमियाज में आ रही है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो गैलोप्लास्टिक एनीमियाज आ जा सकते हैं, विटामिन B12 के, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी के, परनीशियस एनीमिया आ जाता है जो कि ऑटोइम्यून है। ठीक है, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज आ जाता है, इसके अलावा हेमोलिटिक एनीमिया आ जाते हैं। ठीक है, उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते क्यों, ये आप लोगों की क्लास में फर्दर इसको करेंगे डिस्कस। तो एक्सप्लेनेशन ये है कि जब भी हमारे पास एमसीवी, ठीक है, एमसीवी मीन कॉपीज ऑफ वॉल्यूम इज 80 to 100 नॉर्मल होता है। अगर जब भी हमारे पास मीन कॉपीज ऑफ वॉल्यूम 80 से कम होगा तो दैट इज द आयरन डेफिशिएंसी या माइक्रोसिटिक एनीमिया। ठीक, एक बात और, अगर मैं बात करूं कि एम सी एच की भी वैल्यू है, दैट इज 22 to 30। किसी जगह आपको 27 से 33 भी मिलेगी। ठीक है, लेकिन वो MCHC होती है। ठीक है, MCH इज 22 to 30 एंड MCHC इज 27 to 33। ठीक है, तो ये जो है आपको वैल्यूज बहुत दफा थोड़ी सी आगे पीछे मिल सकती हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि यू शुड नो अबाउट इट कि जब भी हमारे पास MCV की वैल्यू 80 से लोअर डाउन होगी, तो उसमें हम माइक्रोसिटिक एनीमिया की बात करेंगे। अभी मैं वैसे ही बता रही हूँ, इसकी स्क्रीन नहीं है। ठीक है, तो उसमें हम माइक्रोसिटिक एनीमिया की बात करेंगे, और माइक्रोसिटिक एनीमिया में मेनली मेनली आपके पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया आएगा। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का एक डायग्नोस्टिक फीचर जिससे आप टेस्ट कराएं, एक जिससे आपको पता चल जाए कि ये आयरन डेफिशिएंसी है, दैट इज द सीरम फेरेटिन। ठीक है, सीरम फेरेटिन जो आयरन होती है, सीरम आयरन, वो डायग्नोस्टिक नहीं है। सीरम फेरेटिन इज वेरी मच डायग्नोस्टिक। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, जब भी कभी MCQs में आपसे पूछे एक टेस्ट फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, दैट इज द सीरम फेरेटिन। ठीक है, फेरेटिन, वेरी गुड। ठीक है, और सीरम फेरेटिन एंड आयरन इज लो इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, लेकिन जो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी होती है TIBC, वो रेज्ड होती है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। ठीक है, डायग्नोस्टिक हमेशा सीरम फेरेटिन रहेगा। उसके बाद अगर मैं माइक्रोसिटिक एनीमियाज में, हाँ, रेज्ड होती है TIBC, वेरी गुड। अगर मैं एनीमियाज में ही थैलेसीमिया की बात करूं, तो उसके अंदर क्या है कि थैलेसीमिया में हमारे पास दो थैलेसीमियाज हैं जो मेजरली पाकिस्तान में हम कवर करते हैं, दैट इज द बीटा थैलेसीमिया। ठीक है, अल्फा थैलेसीमिया आते हैं लेकिन बहुत कम केसेस हैं। ठीक है, जो बीटा थैलेसीमिया है उसके अंदर हमारे पास तीन चीजें हैं, एक माइनर है, एक मेजर है। ठीक है, इंटरमीडिएट भी बाद का काउंट की जाती है, लेकिन वो माइनर के साथ ही काउंट की जाती है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा जो पीटा थैलेसीमिया होता है, इसके अंदर क्रोमोसोम 11 पे पॉइंट म्यूटेशन होती है। ठीक है, क्या होती है, पॉइंट म्यूटेशन होती है क्रोमोसोम 11 पे, बीटा ग्लोबुलिन सिंथेसिस फर्क आ जाती है। अगर वो नहीं बनी तो उसमें मेजरली हो जाएगा। जी, अब बताइएगा, आवाज नहीं थी। अच्छा ठीक है, ओके, सॉरी, आज वो आवाज का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो माइनर में क्या है कि माइनर जो बीटा थैलेसीमिया माइनर होगा, उसमें बी चेन अंडर प्रोड्यूस्ड होगी। ठीक है, वो सही प्रोड्यूस नहीं होगी, लेकिन मेजर के अंदर वो टोटली ही प्रोड्यूस नहीं होगी, उसमें कोई डिफॉल्ट नहीं होगा,
वो प्रोड्यूस नहीं होगी तो उसका ये मतलब है कि वो बीटा थैलेसीमिया मेजर है। अब क्या होता है कि 3 मंथ्स के बाद जो है वो कन्वर्जन शुरू हो जाती है बच्चों में हीमोग्लोबिन की। बच्चों में कौन सी हीमोग्लोबिन होती है? हीमोग्लोबिन एफ। ठीक है, fetal hemoglobin is in the children, that is what we say, that is the hemoglobin F। ठीक है, तो बच्चों में जो हीमोग्लोबिन है दैट इज द हीमोग्लोबिन एफ, ये कन्वर्ट हो रही होती है इनटू दी बीटा फॉर्म। ठीक है, बीटा हीमोग्लोबिन की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है। उसमें क्या आता है, हीमोग्लोबिन एफ में जहाँ पे ए अल्फा और डेल्टा आ रहा होता है, वहां पे जो ये बीटा चेन होती है उसने अपनी जगह लेनी होती है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन एफ से अडल्ट हीमोग्लोबिन ए में कन्वर्ट होने के लिए दैट चेन इज कन्वर्टेड इनटू बीटा चेन। ठीक है, अब जब वो बीटा चेन कन्वर्ट नहीं होगी कंप्लीटली, उसमें कंप्लीट कन्वर्जन अगर उसकी नहीं होगी, दैट इज व्हाट वी से, या वो एब्सेंट होगी बीटा चेन, तो दैट इज व्हाट वी से, दैट इज द बीटा थैलेसीमिया मेजर। लेकिन अगर उसके अंदर सिर्फ डिफॉल्ट आता है, लाइक माइनर डिफॉल्ट आ रहा है, तो उसके अंदर क्या है, उस सूरत हाल में उसको हम बीटा थैलेसीमिया माइनर या इंटरमीडिएट या ट्रेड, तीन चीजें नाम दी जाती हैं। ठीक है, तो वो हम उसमें कह सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज। ठीक, एमसीक्यूज वाइज जो आपसे पूछता है वो क्या है कि हीमोग्लोबिन ए अडल्ट में होती है, हीमोग्लोबिन एफ बच्चों में होती है, और हीमोग्लोबिन ए टू जो है वो हमारे पास बाकी फॉर्म्स में मिलती है, लाइक बीटा थैलेसीमिया में, माइनर में भी और मेजर में भी। ठीक, अब क्या होता है कि जो बीटा थैलेसीमिया माइनर होता है उसमें हीमोग्लोबिन 3.5% बस मिलती है। लेकिन अगर मैं मेजरली की बात करूं तो मेजर में हीमोग्लोबिन ए टू जो है वो उसकी परसेंटेज काफी ज्यादा होती है, और हीमोग्लोबिन एफ भी बहुत ज्यादा होती है बीटा थैलेसीमिया मेजर में, जिसमें बीटा चेन जो है वो एब्सेंट होती है टोटली। ठीक है, फिर उसके बाद बात एमसीक्यूज में। अच्छा, जब हम हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन ए अडल्ट्स में आती है, एफ जो है वो फीटस में आती है। ठीक है, फीटल हीमोग्लोबिन होती है। और जो ए टू है दैट इज इन द बीटा थैलेसीमिया माइनर एंड मेजर ट्रेट्स। ठीक है, मेजर मतलब कि जो डिजीजेज हैं उनके अंदर ए टू आती है। जो ए टू हमारे पास माइनर में है दैट इज ओनली 3.5% ए टू होती है माइनर केसेस में, क्योंकि माइनर केसेस में इतनी ज्यादा जो है वो बीटा चेन की प्रॉब्लम नहीं होती है, जिसकी वजह से माइनर केसेस में हमारे पास ए टू जो है वो ओनली 3.5% आ रही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यही बात करूं कि हमारे पास बीटा थैलेसीमिया मेजर है, तो मेजर के अंदर हमारे पास ए टू भी होती है और हीमोग्लोबिन एफ भी आ जाती है। ठीक है, मेजर में क्या होगा, मेजर में वो कन्वर्ट ही नहीं होगी, तो जब अगर हीमोग्लोबिन एफ में हीमोग्लोबिन ए में अडल्ट हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट ही नहीं होना, तो उस सूरत हाल में हमारे पास हीमोग्लोबिन एफ रह जाएगी और ए टू रह जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है कि इस बात दफा हमसे पूछ लेते हैं कि जो थैलेसीमिया है इसके अंदर एनीमिया जो है वो कौन सी टाइप का होता है। तो मैं आपको ऑलरेडी ये बता चुकी हूँ कि जो माइक्रोसिटिक एनीमिया है वो हम थैलेसीमिया में डिस्कस करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा बार दफा ऑप्शन हमें दी जाती है कि कोलीज अनीमिया है, कोलीज। ठीक है, कोलीज अनीमिया, वेरी गुड डॉक्टर हाजर। तो कोलीज अनीमिया बार दफा हमसे पूछा जाता है, तो दैट इज एसोसिएटेड विद द बीटा थैलेसीमिया मेजर। ठीक है, कोलीज अनीमिया। ठीक है, और ये हमेशा जो है वो 3 to 6 मंथ्स, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का टाइम लेता है जब ये सारा कुछ अपना आप शो करता है, क्योंकि 6 मंथ्स के बाद उसने कन्वर्ट होना है इनटू बीटा चेन, और अडल्ट हीमोग्लोबिन, फीटल हीमोग्लोबिन या अडल्ट हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट होना है। तो जब अगर वो कन्वर्ट नहीं होगी तो हीमोग्लोबिन एफ जो है वो रेज रहेगी, और इसको हम बीटा थैलेसीमिया मेजर की कंडीशन कहेंगे जब वो बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं होगी। ठीक है, तो बीटा थैलेसीमिया का मेजरली यही हमारे पास आता है, और इसी में एमसीक्यू आता है। ठीक है, जो ज्यादातर एमसीक्यू है वो इसी तरह होंगे। फिर उसके बाद आपके पास प्रेजेंटेशन बार दफा आ जाती है, प्रेजेंटेशन के अंदर हमारे पास टारगेट सेल्स आ जाते हैं, क्रू कट,
अच्छा, प्रेजेंटेशन के अंदर हमारे पास टारगेट सेल्स आ जाते हैं, क्रू कट अपेयरेंस आ जाती है स्कल की, ठीक है, और इसके अलावा चिपमंक फेसेस भी आ जाते हैं, ठीक है, बाज दफा, और हेपेटोस्प्लीनोमेगैली आ जाती है, और पैरवोवायरस B19 जो है उसका इन्फेक्शन बहुत ज्यादा आ जाता है बीटा थैलेसीमिया में, ठीक है। फिर अगर हम अल्फा थैलेसीमिया की बात करें तो इसी तरह ही अल्फा ग्लोबुलिन चेन का जो डिफेक्ट होगा उसमें अल्फा थैलेसीमिया अफेक्ट होगा, जिसमें क्रोमोसोम 16 जो है वो अफेक्ट होता है, ठीक है। बीटा में क्रोमोसोम कौन सा अफेक्ट होगा, क्रोमोसोम 11, ठीक है, और 11। हाँ ठीक है, ओके, अल्फा में हमारे पास क्रोमोसोम 16 अफेक्ट होगा, ठीक है। अब अल्फा थैलेसीमिया में भी हमारे पास मिनिमा, माइनर, ठीक है, हीमोग्लोबिन एच डिजीज और हीमोग्लोबिन बार्ट डिजीज। बार्ट डिजीज जो है वो तो बिल्कुल दी एंड फॉर्म है, ठीक है, उसके अंदर क्या है कि उसके अंदर अल्फा ग्लोबुलिन चेन होती ही नहीं है और सिर्फ गैमा ग्लोबुलिन होती है, ठीक है, और हाइड्रोक्सिटालेस की कंडीशन होती है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन एफ वाली जो होती है A2 और गैमा 2 जो होती है हीमोग्लोबिन एफ, उसके अंदर क्या होता है, उसमें ए होती ही नहीं है, सिर्फ गैमा ग्लोबुलिन होगी, और गैमा जो होते हैं वो 4 होते हैं, और इसमें हाइड्रोक्सिटालस की कंडीशन होती है हीमोग्लोबिन बार्ट में। अगर हीमोग्लोबिन एच की बात करें तो उसमें क्या है, एक्सेस बीटा ग्लोबुलिन होगा, उसके अंदर मॉडरेट टू स्क्वेयर माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक होगा, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा, उसमें बीटा ग्लोबुलिन चेन तो होगी लेकिन उसमें अल्फा ग्लोबुलिन चेन नहीं होगी हीमोग्लोबिन एच में। अल्फा थैलेसीमिया अगर माइनर की बात करें तो इसी तरह ही, अगर उसकी चेन में एक में डिफेक्ट है तो उसमें माइनर आ जाएगा, दो में डिफेक्ट है तो माइनर आ जाएगा, ठीक है। चार की चार में अगर डिफेक्ट होगा तो कौन कौन सी कंडीशन है, बार्ट की, या फिर अगर तीन की में डिफेक्ट होगा तो हीमोग्लोबिन एच की कंडीशन आ जाती है, ठीक है। तो जब दो अल्फा चेन्स में डिफेक्ट होगा तो उसके अंदर क्या है, वो माइल्ड माइक्रोसिटिक हो जाएगा, और अगर सिंगल में होगा तो कोई एनीमिया नहीं होगा, उसको अल्फा थैलेसीमिया मिनिमा कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है वो हमारे पास अल्फा थैलेसीमिया में आते हैं। अल्फा थैलेसीमिया में हमारे पास जो है वो डिलीशन होती है, ठीक है, वहां पे हमने बीटा थैलेसीमिया में क्या पढ़ा, पॉइंट म्यूटेशन होती है, लेकिन जो डिलीशन है, सिस और ट्रांस की डिलीशन होती है वो अल्फा थैलेसीमिया में होती है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिएगा कि हीमोग्लोबिन एफ में कौन कौन सी है, अल्फा एंड कौन सी चेन है हीमोग्लोबिन एफ में, गैमा। अल्फा एंड गामा, ठीक है। हीमोग्लोबिन ए में कौन सी है, अडल्ट हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन बीटा। अल्फा एंड बीटा, ठीक है, टू अल्फा टू बीटा, ठीक है। उसके बाद अगर हीमोग्लोबिन A2 की मैं बात करूं तो अल्फा और डेल्टा, ठीक है। हीमोग्लोबिन A2 में क्या है, अल्फा और डेल्टा। फाइन, यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब हम करते हैं मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया। मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया में हमारे पास जो है वो MCV की वैल्यू अगर हम देखें तो ग्रेटर देन 100, ठीक है, पिकोलीटर्स में आ जाएगा, ठीक है। मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया में आपके पास क्या है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी है, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी है। अब आपके पास अगर एक MCQ है जिसमें पेशेंट जो है वो क्या कर रहा है कि पेशेंट सिर्फ जो है उसकी डाइट कौन सी है, ये मीट डाइट है, ठीक है, मीट डाइट है, तो उसको कौन सी डेफिशिएंसी होगी, पता है आप लोगों को, B12। B12, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। और अगर किसी की सिर्फ, अगर सिर्फ वो सिर्फ फास्ट फूड वगैरह खा रहा है, ये बात आ जाती है कि वो फास्ट फूड खा रहा है और मीट नहीं खा, नहीं, मीट डाइट है तो उसकी डेफिशिएंसी कौन सी होगी, मीट डाइट, फोलेट वाली, सॉरी। ठीक है, फोलिक एसिड। मतलब कि वो फास्ट फूड खा रहा है, वो मीट नहीं ले रहा किसी भी फॉर्म, वो मीट ले रहा है सॉरी किसी भी चीज में, ठीक है, और उसके अंदर जो है वो फोलिक एसिड डेफिशिएंसी होगी, क्योंकि फोलिक एसिड के लिए हमें वेजिटेबल्स चाहिए लेने के लिए, ठीक है, ठीक है।
तो जब भी हमारे पास इस तरह के एमसीक्यूज आए जिसके अंदर वो कहे कि जैसे फास्ट फूड पे या फास्ट फूड पे, तो इसका ये मतलब कि उसके अंदर फोलिक एसिड डेफिशिएंसी है। लेकिन अगर वो सिर्फ ये बात करें कि ये जी सिर्फ और सिर्फ मीट ले रहा है, और अब जो है वो उसके अंदर एक्सेस किस चीज की हो सकती है, तो उसके अंदर हमारे पास जब हम ये बात करें कि वेजिटेरियन डाइट है। अच्छा, रिपीट कर देते हैं। जब भी मीट है, जो मीट है, मीट टेकिंग है, वो विटामिन बी 12 को बढ़ाता है, ठीक है। मीट या नॉन वेजिटेरियन डाइट अगर मैं बात करूँ तो वो विटामिन बी 12 के लिए है। लेकिन अगर वेजिटेरियन डाइट की बात करूँ तो वो फोलिक एसिड के लिए है, ठीक है। इतनी बात। अब एमसीक्यूज आपके पास आता है कि वो फास्ट फूड सिर्फ खा रहा है, वो वेजिटेबल फ्रूट्स नहीं खा रहा, तो उसके अंदर क्या डेफिशिएंसी हो जाएगी? फोलिक एसिड की। फोलिक एसिड की, ठीक है। और अगर वो सिर्फ वेजिटेरियन डाइट पे है तो उसके अंदर डेफिशिएंसी हो जाएगी विटामिन बी 12 की, ठीक है। तो ये दो चीजें याद रखनी है जब भी एमसीक्यूज आए। आपको पता होना चाहिए कि अगर सिर्फ वेजिटेरियन पे है तो बी 12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और अगर सिर्फ फास्ट फूड पे है तो फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो एक बात, फिर हम जब इसमें जो टेस्ट करवाते हैं उसके अंदर हमने ये ध्यान करना है कि हमने टेस्ट कौन से करवाने हैं। तो उसमें क्या है कि अगर मैं फोलिक एसिड डेफिशिएंसी में टेस्ट करवाऊंगी तो उसके अंदर हमारे पास जो टेस्ट आएगा वो आरबीसी फोलेट लेवल आएंगे। जी। अभी है आवाज? सही है? प्रॉब्लम है? अभी भी कट रही है? अच्छा, आप लोग ना सब टाइप करके जवाब दे दें प्लीज, ठीक है सब, ताकि सब मुझे जवाब दें। वो एक बच्चा बोलता रहता है और बाकी सब जो है ना वो कोई भी जवाब नहीं देता। ठीक है, तो सब कुछ कुछ दे रहे हैं वैसे तो लेकिन बाकी सब भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। ओके, तो जब भी आपने फोलिक एसिड डेफिशिएंसी देखी है देन यू शुड हैव टू डू डायग्नोस्टिक आरबीसी फोलेट लेवल, ठीक है। लेकिन बी 12 की डेफिशिएंसी के लिए हम सीरम बी 12 लेवल देखते हैं। तो इन दोनों में फर्क याद रखना है कि अगर फोलिक एसिड डेफिशिएंसी देखनी है तो हमने जो आरबीसी का फोलेट लेवल है वो चेक करना होता है। लेकिन जब हमने बी 12 की डेफिशिएंसी देखनी होती है तो हमने जो है वो सीरम में कितना बी 12 है वो हमने लेवल्स देखने होते हैं। तो ये दोनों चीजें डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है। कि आरबीसी में कितना लेवल है और दूसरा सीरम में कितना लेवल है, तो ये ठीक है। तो ठीक है, ओके। तो ये दोनों चीजें याद रखनी है। फिर उसके बाद क्या आ जाता है, हमारे पास चीजें दो आ जाती हैं। दो चीजें कौन सी आ जाती हैं कि फोलेट डेफिशिएंसी में सिर्फ होमोसिस्टिन लेवल बढ़ता है। फोलेट डेफिशिएंसी में सिर्फ होमोसिस्टिन लेवल बढ़ता है, लेकिन लेकिन जो बी 12 डेफिशिएंसी होती है उसके अंदर होमोसिस्टिन लेवल भी और मिथाइल मेलोनिक एसिड का लेवल, ये दोनों बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी याद रखनी है कि अगर होमोसिस्टिन लेवल की वो बात कर रहा है तो फोलेट डेफिशिएंसी में सिर्फ वो बढ़ेगा, लेकिन मिथाइल मेनोनिक एसिड के साथ जो है वो बी 12 डेफिशिएंसी में वो भी बढ़ जाएगा। तो हमारे पास एमसीक्यू न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स के साथ भी आते हैं। तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी हमारे पास जो है वो बी 12 डेफिशिएंसी में आते हैं, ठीक है। और जब